चलो सिटीजनशिप के चैप्टर को देख लेते हैं। सी बेसिकली इंडियन सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स of the Indian state and they owe their allegiance to it, and then they enjoy all the civil and political rights, okay, which they have as citizens of India. Citizens एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है एलियंस। एलियंस क्या होते हैं? एलियंस ऑन द अदर हैंड आर द सिटीजन्स ऑफ अदर स्टेट्स, मतलब अदर कंट्रीज के हैं। देयरफॉर दे डू नॉट एंजॉय all the civil and political rights which the citizens of India enjoy. तो अभी एलियंस में भी दो टाइप है, एक है फ्रेंडली एलियंस एंड दूसरा है एनिमी एलियंस। ओके, तो जो फ्रेंडली एलियंस जो होते हैं ना, these are the subjects of country that have cordial relations with India. दूसरा पार्ट एनिमी एलियंस जो है, these are the subjects, मतलब let's say citizens of that country which is at a war with India. Okay, subjects or citizens means they are basically related to that country. So जो enemy aliens है ना, they enjoy even lesser rights as compared to the friendly aliens. ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल है, जो enemy aliens है they do not enjoy the protection against arrest and detention which is basically article 22. ठीक है, तो ये फ़र्क है सिटीजन्स में, फ्रेंडली एलियंस में एंड एनिमी एलियंस में। ठीक है, अभी इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमको बस कॉन्सेप्ट समझ के लेने का है कि उनको एक्चुअली कौन सा आर्टिकल किस से रिलेटेड है। वो तो आप किताब पढ़ोगे तो आपको डिटेल में समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, सो आगे देखते हैं कि basically in India both citizenship by birth and citizenship by naturalization are both eligible for the office of president. While अगर USA में देखोगे तो in USA only citizens by birth are eligible for the office of president. Okay, फिर ये जो citizenship का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज़ इन द पार्ट 2. Okay, part 2 of the constitution, and the articles related to it are article 5 to article 11. ठीक है, अभी ये जो part 2 है ना, it only identifies person who became a citizen at the commencement of our constitution, that is in 26 January 1950, but it does not really deal with the problem of acquisition and loss of citizenship. तो ये प्रॉब्लम कौन डील करते हैं? इट बेसिकली अलाउज द पार्लियामेंट टू डील विद दिस प्रॉब्लम, देयरफॉर इट अलाउज द पार्लियामेंट टू एनैक्ट लॉज टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर्स, मतलब एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप. सो अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज़ एनेक्टेड सिटीजनशिप एक्ट 1955. ओके, and it is considered the most important landmark, okay, a major landmark related to citizenship laws in India, and it has also been amended more than 10 times till now. ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कि बाबा इंडिया में सिटीजनशिप को किस तरीके से, मतलब वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अभी ये जो आर्टिकल्स है 5 to 11 आर्टिकल्स, वो इन शॉर्ट में देखते हैं। तो आर्टिकल 5 इज़ रिलेटेड टू सिटीजनशिप बाय बर्थ और मे बी जो बर्थ ऑफ पेरेंट्स कहाँ पे हुई है एंड बाय द डोमिसाइल। ओके, तो बेसिकली आर्टिकल 5 कंसिडर करो सिटीजनशिप बाय बर्थ। फिर आर्टिकल 6 इज़ रिलेटेड टू सिटीजनशिप फॉर द पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। एज आई सेड, ये दीज आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू व्हेन द, मतलब रिलेटेड टू सिटीजनशिप व्हेन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए वो आर्टिकल 6 है, सिटीजनशिप फॉर पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। फिर आर्टिकल 7 इज रिलेटेड टू पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया बट देन लेटर रिटर्न बैक टू इंडिया। ओके, फिर आर्टिकल 8 इज रिलेटेड टू फॉर ओवरसीज इंडियंस, ओके, हु आर ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड वांट टू अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, उनके लिए आर्टिकल 8 है। ओके,
फिर अदर प्रोविजंस मतलब बाकी के आर्टिकल्स में आर्टिकल 9 विच इज़ रिलेटेड टू लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर अक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। मतलब अगर आप फॉरेन की किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आप इंडिया की सिटीजनशिप को लूज़ करते हो। फिर आर्टिकल 10 रिलेटेड टू every person who is or is deemed to be the citizen of India shall continue to be such a citizen subject to the provisions of any laws made by the Parliament of India। ठीक है, तो जो भी सिटीज़न है और इज़ डीम्ड टू बी द सिटीज़न वो जो इंडियन लॉज हैं उनको फॉलो करेगा बेसिकली। फिर आर्टिकल 11 इट टॉक्स अबाउट दैट द पार्लियामेंट shall have the power to make any provision with respect to acquisition and termination of citizenship and all other matters related to citizenship। जो मैंने अभी बताया ना कि बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा है सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंडिया में कैसा है, तो इसमें ये आर्टिकल 11 इम्पॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 11 में कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट के पास पावर दी है कि पार्लियामेंट खुद डिसाइड करेगा कि जो एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप है और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इंडिया में, जो भी मैटर्स हैं, तो उनके लिए पार्लियामेंट खुद लॉज बना सकता है। ठीक है, तो उसके बाद पार्लियामेंट अलग अलग लॉज बनाते आई है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अभी इसमें दो चीज़ें, एक है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड दूसरा है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो पहले एक्विजिशन देखते हैं। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं मेंशन किया, बट एज आई सेड आर्टिकल 11 के थ्रू पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को डेवलप किया एंड उसके अंडर ये 5 वेज है रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। सो बेसिकली द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रिस्क्राइब 5 वेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो इसमें क्या है, बाय बर्थ आप कर सकते हो, बाय डिसेंट मतलब एज पर द सिटीजनशिप ऑफ पेरेंट्स उन तो आप डिसेंडेंट बन जाओगे, तो उसके हिसाब से एक्विजिशन हो सकता है। मतलब इफ़ दे आर रिलेटेड टू इंडिया देन यू कैन। फिर तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब आप ओथ लेते हो उसके बाद। फिर चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन, वहाँ पे भी आपको ओथ लेनी पड़ती है। एंड नेचुरलाइजेशन इट इंक्लूड्स गुड कैरेक्टर और मे बी इन एक्सपर्ट इन साइंस, आर्ट, पीस एक्सेट्रा। ठीक है, एंड पांचवा है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब एग्जांपल सिटीजनशिप ऑफ पुदुचेरी और पौंडीचेरी ऑर्डर अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो मतलब इस एक्ट के अंदर अभी समझो पुदुचेरी एरिया का टेरिटरी इंडिया में आ गया, तो इस एक्ट के अंदर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर एक ऑर्डर पास किया गया कि बाबा पुदुचेरी का जो रीजन है उनके यहाँ के जो लोग हैं अभी वो इंडिया के सिटीजन्स के अंडर कंसिडर किया जाए। तो इस तरीके से सिटीजनशिप आगे बढ़ता गया इंडिया में। ठीक है, फिर स्पेशल प्रोविजंस फॉर सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स कवर्ड अंडर आसाम अकॉर्ड आर देयर बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, पर्सन फ्रॉम बांग्लादेश टू आसाम जो आए थे बिफोर 1 जनवरी 1966 दे कैन बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया। फिर पीपल हु केम फ्रॉम 1 जन 1966 टू 25 मार्च 1971 they have to be registered and these persons are deemed to be the citizen of India. So they are deemed to be, so they have the rights but except the right to vote for basically 10 years. Okay, तो ये आसाम के रिलेटेड था स्पेशल प्रोविज़न। फिर अभी हम लोग ने एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप देखा, अभी आगे लॉस ऑफ सिटीजनशिप देखते हैं। ये भी इट इज़ अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। मतलब ये लॉस ऑफ सिटीजनशिप है ना अंडर दिस एक्ट, इट इज़ रिलेटेड टू वेदर यू हैव एक्वायर्ड इट बाय द एक्ट और मे बी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मे बी आफ्टर दिस एक्ट वाज एनेक्टेड। ठीक है, तो इसमें लॉस किस किस तरीके से होता है, बाय रिनंसिएशन,
मतलब आप रिनाउंस कर देते हो इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, ऑफ यू हैव टू बी अ फुल एज ईयर। फिर दूसरा है बाय टर्मिनेशन, ठीक है, व्हेन यू अक्वायर कॉन्शियसली द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो ये होता है बाय टर्मिनेशन ऑफ योर सिटीजनशिप। तीसरा है बाय डेप्रिवेशन, इन केस फॉर डिसलॉयल्टी टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, और तो वहाँ पे बाय डेप्रिवेशन यू लूज योर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अभी बाय टर्मिनेशन जो है ना, मतलब यू अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, दिस यू कांट डू ड्यूरिंग इफ इंडिया इज एट वॉर, ओके, समझो, विद दैट, तो मतलब कांट डू मतलब यू कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर इट, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यू कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैन इशू ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अभी एक चीज़ है कि एज वी ऑल नो, हम लोग ने जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे वहाँ पे देखा था कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। तो बेसिकली इंडिया इज़ नॉट अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ डबल सिटीजनशिप लाइक जो यूएसए में है या फिर स्विट्ज़रलैंड में है, जहाँ पे एक नेशनल सिटीजनशिप है और स्टेट का भी सिटीजनशिप मिलता है, ठीक है। तो इंडिया ने वो फॉलो नहीं किया। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फेल्ट दैट दिस सिस्टम विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और मे बी रीजनल इश्यूज क्रिएट कर सकता है इसके लिए। दैट इज एग्जाम्पल में स्टेट में फेवर इट्स ओन सिटीजन्स इन द मैटर ऑफ मे बी राइट टू वोट और राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एक्सेट्रा। तो ये कैसा होता है, अगर स्टेट के खुद का सिटीजनशिप होगा तो ये इश्यूज हो सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखा इंडिया में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये सोच के सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखा इंडिया में, ठीक है। फिर तो अभी सिंगल सिटीजनशिप है, तो इन इंडिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच you are born, you enjoy the same political and civil rights all over the country. However, this general rule is there, but the general rule यहाँ पे there is absence of discrimination of any kind is subject to some exceptions. Okay, तो इसमें exception क्या है, देखो example है under Article 16, Parliament can prescribe residence within a state or a UT as a condition for certain employments. मतलब जो जनरल रूल ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एक्सेप्शंस क्या है, इसका एग्जांपल है ये। मतलब कुछ जगहों पर ऐसे एक्सेप्शंस हो सकते हैं। फिर एग्जांपल दूसरा है कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। बट वहाँ पे ऐसा नहीं है लिखा कि बट नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस, ओके, रेसिडेंस पे नहीं। देयरफॉर स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स और गिव लेट्स से प्रेफरेंस टू रेसिडेंट्स इन मैटर दैट डू नॉट कम अंडर द पर्यो ऑफ राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी नहीं समझ रहा तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है जैसे कि स्टेट में ऑफर कंसेशन ऑफ फी फॉर एजुकेशन टू रेसिडेंट्स, ओके, रेसिडेंट्स को स्टेट कुछ कंसेशन दे सकती है। तो ये कैसा है, ये मतलब क्या बोलते हैं, वो जनरल रूल जो आर्टिकल 15 के अंदर है उसको भी वॉयलेट नहीं कर रहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो 5 चीज़ बताई गई है उनको ये नहीं कर रहा, क्या बोलते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जा रहा है। बट प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से स्टेट कैन गिव सम मोर प्रेफरेंस, ओके, आपके रेसिडेंस के हिसाब से, ठीक है। अभी अगर दूसरा एग्जांपल लेना पड़े तो अभी देखो द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस जो है ना, विच इज़ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19 लेट्स से, इज सब्जेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब आपको देश भर में आप कहाँ पे भी जा सकते हो, आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है और आप रिसाइड भी कर सकते हो, पर
अगर आप कोई शेड्यूल ट्राइब एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। तो समझे आपको क्या मैं समझा रहा हूँ कि जो जनरल रूल है पूरे देश में जो आर्टिकल्स लगते हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, तो उसमें भी कुछ जगह पर स्टेट एक्सेप्शंस लगा सकता है जो कि रीजनेबल एक्सेप्शंस है, ठीक है। लेट्स से अभी शेड्यूल ट्राइब्स के कल्चर को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि आप वहाँ पे उनके एरिया में जाके रिसाइड नहीं कर सकते वगैरह, तो इससे क्या होगा कि उनका कल्चर बच सकता है। मतलब क्यों, अभी देखो आपको आर्टिकल 29 के बारे में हम लोग ने पहले देखा, पहले के लेक्चर्स में जो फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर है उसमें वगैरह देख लिया हम लोग ने कि आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैव अ डिस्टिंक्ट एंड हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो मैंने समझा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं मूवमेंट पर, लेट्स से इन शेड्यूल ट्राइब एरियाज़। तो अभी हम लोग ने आर्टिकल 29 देखा, आर्टिकल 29 बोल रहा है कि उनके पास राइट है उनके लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को बचाने का, कंजर्व करने का। इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शंस लगाए जा रहे हैं कि आप शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ में नहीं जा सकते, रिसाइड नहीं कर सकते, वैसा हो सब। तो मतलब समझ रहे आपको जो लॉजिकल रीज़न भी देना पड़ता है कोई भी एक्सेप्शन लगाने के लिए, वो भी इट शैल कम थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, लेट्स से थ्रू द बेसिक स्ट्रक्चर और मे बी सम अदर आर्टिकल, जैसे मैंने अभी समझाया 29, आर्टिकल 29 से वगैरह। ऐसे कुछ भी हवा में नहीं चलेगा यहाँ पे। यू हैव टू गिव लॉजिकल रीजनिंग थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू इधर गिव सम एक्सेप्शन और टू अप्लाई सम रिस्ट्रिक्शन और एनीथिंग, ठीक है। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इतना बल्कि है, उसमें इतने सारे चीज़ें हैं, तो उनको इंटरप्रेट करके आपको अपना लॉजिकल रीजनिंग देके आपके पॉलिसीज़, लॉज एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मे बी एक्सेप्शंस और रिस्ट्रिक्शन, ये सारी चीज़ें इस फ्रेमवर्क में लगाकर प्रेजेंट करनी है, ठीक है। अदरवाइज जो जुडिशल रिव्यू है वो होगा तो फिर मे बी अगर वो चीज़ों में प्रॉपरली बैठ नहीं रहा तो जुडिशरी में भी वो लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है और लेजिस्लेचर भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का अगर कोई भी चीज़ को टच करना है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। तो मतलब बहुत ही चेक्स एंड बैलेंस करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही एफिशिएंटली डेवलप किया गया है इन ऑर्डर टू मैनेज अ कंट्री ऑफ सच अ बिग साइज, सच बिग डाइवर्सिटी, so that we can face any number of challenges that come in front of us। अभी दूसरा एक एग्जांपल है, पर अभी वो रिपील हो गया, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर रीजन में आर्टिकल 35A लग गया था विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, विच हैज़ नाउ बीन रिपील्ड। इट गेव द पावर टू जम्मू एंड कश्मीर असेंबली टू गिव स्पेशल पावर्स एंड प्रेफरेंसेस। एग्जाम्पल इसमें परमानेंट रेसिडेंसी, स्कॉलरशिप, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, वो सब उसके अंडर आते थे, बट वो अभी रिपील हो गया, ठीक है। तो मतलब ये एक्सेप्शन था वो, पर अभी वो रिपील कर दिया गया है। अभी हर जगह पर सेम चलता है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि अभी यूनिटी ज़्यादा बढ़ गई है विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल लेवल पे जो भी लॉज आते हैं। क्योंकि क्या होता था पहले जम्मू एंड कश्मीर के लिए, एज वी हैव सीन आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 थे, इसके लिए वहाँ पे थोड़ा सा अलग सिस्टम चलता था। वो एरिया की वैसी रिक्वायरमेंट्स थी, जैसा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसके वजह से जो जो इश्यूज हुए थे वहाँ पे बाद में स्पेशल स्टेटस दिया गया। फिर आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370, ये सारी चीज़ें लगने के बाद वो एरिया की वो रिक्वायरमेंट थी, इसके लिए वो स्पेशल एक्सेप्शन कर दिया गया था वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एकदम रिजिडिटी भी नहीं है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जहाँ पे जो ज़रूरत है वैसे वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ के लिए अलाउंस भी है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है,
इसके लिए इतना वो ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगर ओवरसीज डायस्पोरा के बारे में बात करें तो एक एलएम संघवी कमेटी थी, कमीशन कमेटी। It recommended to provide for dual citizenship of persons of Indian origin, okay, which then later on led to the amendment in the Citizenship Act of 1955 for provisions of overseas citizen of India, मतलब OCI कार्ड देने के लिए, okay। फिर बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 हुई, जिसके बाद मर्जर हुआ PIO एंड OCI का स्कीम का, मतलब PIO एंड OCI स्कीम का। PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये दो कॉन्सेप्ट का मर्जर हुआ टू फॉर्म ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था ओवरसीज इंडियन डायस्पोरा का। फिर NRI का कॉन्सेप्ट, it is basically a Indian citizen who is ordinarily residing outside India and holds an Indian passport, ठीक है। तो वो NRI का कॉन्सेप्ट है। तो फिर वो सब ये डायस्पोरा है हमारा, तो इससे रिलेटेड भी एज आई सेड डेवलपमेंट हुए हैं, फॉरेन एम्बेसीज वगैरह काफ़ी चीज़ों पे डेवलपमेंट हुई है। फिर हमारे पास पहले कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप था, बट कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को रिपील कर दिया गया है अभी हमने, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे रिलेटेड टू सिटीजनशिप, जो डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इन इंडिया, ठीक है।